नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने भाग 1 में देखा कि पृथ्वीराज चौहान संक्षिप्त परिचय पृथ्वीराज चौहान का जन्म और परिवार, पृथ्वीराज चौहान की शिक्षा, पृथ्वीराज चौहान के पिता की मृत्यु, पृथ्वीराज चौहान को अजमेर राज्य की प्राप्ति, पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली राज्य की प्राप्ति, पृथ्वीराज चौहान का भदानक और झेज का भुक्ति राज्य पर अधिकार, पृथ्वीराज चौहान की साम्राज्य विस्तार की नीति, पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की कहानी, पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई खगड़िया की लड़ाई। तो अब हम इससे आगे शुरू करते हैं। अगर आपने देखा तो मरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तुमुल महोबा का युद्ध 1122। पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण युद्ध हुए, जिनमें से एक तुमुल या महोबा का युद्ध 1122 ईसा से था। तुमुल या महोबा का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और चंदेल राजा परमर्दिदेव के बीच हुआ था। परमर्दिदेव बुंदेलखंड के चंदेल वंश के शासक थे, जो पृथ्वीराज चौहान की बढ़ती शक्ति से भयभीत थे। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की शक्ति को कम करने के लिए तुमुल के मैदान में युद्ध करने का फैसला किया। पृथ्वीराज चौहान को परमर्दिदेव की योजनाओं की जानकारी थी और वह भी इस युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार। उन्होंने अपनी कुशल सेना को इकट्ठा किया और परमर्दिदेव की सेना का सामना करने के लिए तुमुल के मैदान में पहुंचे। दोनों सेनाओं के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें दोनों ओर से भारी क्षति हुई। पृथ्वीराज चौहान की असाधारण वीरता और युद्ध कौशल के कारण उनकी सेना ने बड़ी बहादुरी के साथ युद्ध लड़ा और परमर्दिदेव की सेना को पराजित कर दिया। तुमुल या महोबा के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय ने उनकी शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि की। इससे न केवल चौहान वंश की शक्ति में इजाफा हुआ, बल्कि उत्तर भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा। पृथ्वीराज चौहान एक बार फिर उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली शासक बन गए और उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। तुमुल या महोबा का युद्ध पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण विजय थी, जिसने उनके साम्राज्य की नींव को और मजबूत किया और उन्हें उत्तर भारत के प्रमुख शासकों में से एक बना दिया। यह युद्ध भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ और इसकी कहानियां आज भी लोगों के बीच लोकप्रिय हैं। नागौर का युद्ध 1384 से नागौर का युद्ध 1184 पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल की एक जिसने उनकी शक्ति को और मजबूत किया और गुजरात के चालुक्य साम्राज्य की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं को रोक दिया। नागौर का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय के बीच हुआ था। भीमदेव द्वितीय गुजरात के एक महत्वाकांक्षी शासक थे, जो अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए उत्तर भारत की ओर अपनी नजरें गड़ाए हुए थे। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की बढ़ती शक्ति को कम करने के लिए नागौर के मैदान में युद्ध करने का फैसला किया। पृथ्वीराज चौहान को भीमदेव द्वितीय की योजनाओं की जानकारी थी और वह भी इस युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार थे। उन्होंने अपनी कुशल सेना को इकट्ठा किया और भीमदेव द्वितीय की सेना का सामना करने के लिए नागौर के मैदान में पहुंचे। दोनों सेनाओं के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें दोनों ओर से भारी क्षति हुई। पृथ्वीराज चौहान की असाधारण वीरता और युद्ध कौशल के कारण उनकी सेना ने बड़ी बहादुरी के साथ युद्ध लड़ा और भीमदेव द्वितीय की सेना को पराजित कर दिया। नागौर के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय ने उनकी शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि की। इससे न केवल चौहान वंश की शक्ति में इजाफा हुआ, बल्कि उत्तर भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा। पृथ्वीराज चौहान एक बार फिर उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली शासक बन गए और उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। नागौर का युद्ध पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण विजय थी, जिसने उनके साम्राज्य की नींव को और मजबूत किया और उन्हें उत्तर भारत के प्रमुख शासकों में से एक बना दिया। यह युद्ध भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ और इसकी कहानियां आज भी लोगों के बीच लोकप्रिय हैं। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी मध्यकालीन भारत के इतिहास में दो प्रतिष्ठित योद्धाओं के बीच की प्रतिद्वंद्विता भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। पृथ्वीराज चौहान उत्तर भारत के एक शक्तिशाली राजा थे, जिन्होंने अपनी अदम्य वीरता और सैन्य कौशल के बल पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। दूसरी ओर मोहम्मद गौरी गजनी के सुल्तान थे, जो अपनी महत्वाकांक्षा और सैन्य शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। इन दोनों दिग्गजों के बीच पहली बार तराइन के मैदान में 1151 ईस्वी में युद्ध हुआ, जिसे तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी की सेना को बुरी तरह पराजित कर दिया और उन्हें बंदी बना लिया।
हालांकि कुछ समय बाद पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को रिहा कर दिया। दूसरी बार इन दोनों योद्धाओं का सामना 1172 ईस्वी में तराइन के मैदान में ही हुआ, जिसे तराइन का द्वितीय युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में गौरी ने अपनी विशाल सेना के साथ पृथ्वीराज चौहान की सेना को पराजित कर दिया। इस पराजय के बाद पृथ्वीराज चौहान को गौरी ने कैद कर लिया था। मोहम्मद गौरी की जीत ने उत्तर भारत में मुस्लिम शक्ति की नींव रखी। हालांकि पृथ्वीराज चौहान की वीरता और युद्ध कौशल से उन्हें भारतीय इतिहास में एक महान योद्धा का दर्जा प्राप्त हुआ है। आज भी पृथ्वीराज चौहान को उनके अदम्य साहस और अटूट वीरता के लिए याद किया जाता है। तराइन का प्रथम युद्ध 1990-1991 ईस्वी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुए दो युद्धों में से तराइन का प्रथम युद्ध भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। यह युद्ध 1191 ईस्वी में उत्तर भारत के तराइन के मैदान में लड़ा गया था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी की विशाल सेना को पराजित कर अपनी असाधारण वीरता और युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। इस युद्ध के समय पृथ्वीराज चौहान उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था और उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। दूसरी ओर मोहम्मद गौरी गजनी के सुल्तान थे, जो अपनी महत्वाकांक्षा और सैन्य शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। गौरी उत्तर भारत पर कब्जा करने की महत्वाकांक्षा रखते थे और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की शक्ति को कम करने के लिए तराइन के मैदान में युद्ध करने का फैसला किया। उनकी सेना में बड़ी संख्या में घुड़सवारों और कुशल योद्धाओं का समावेश था। पृथ्वीराज चौहान ने गौरी की महत्वाकांक्षाओं को भांप लिया था और उन्होंने भी युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार थे। उन्होंने अपनी कुशल सेना को इकट्ठा किया और गौरी की सेना का सामना करने के लिए तराइन के मैदान में पहुंचे। युद्ध की शुरुआत में गौरी की सेना ने पृथ्वीराज चौहान की सेना पर हमला किया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के कुशल नेतृत्व और उनकी सेना की बहादुरी के कारण गौरी की सेना को पीछे हटना पड़ा। युद्ध के दौरान पृथ्वीराज चौहान ने अपनी असाधारण वीरता और युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने तीरों से गौरी की सेना में भगदड़ मचा दी और अपने हाथों से कई शत्रुओं को मार गिराया। गौरी की सेना को भारी नुकसान हुई और वे युद्ध में हार मानने गौरी को भी युद्ध में पराजित किया गया और उन्हें बंदी बना लिया गया। तराइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय ने उनकी शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि की और उनकी ख्याति पूरे भारत में फैल गई। यह युद्ध भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ और यह पृथ्वीराज चौहान की वीरता का एक प्रतीक है। तराइन का द्वितीय युद्ध 1922 ईस्वी तराइन का द्वितीय युद्ध उत्तर भारत के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। यह युद्ध 1192 ईस्वी में तराइन के मैदान में हुआ था। इस युद्ध में गजनी के सुल्तान मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान उत्तर भारत के शक्तिशाली राजा के खिलाफ लड़ाई लड़ी। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच पहले भी 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को पराजित किया था। हालांकि गौरी ने अपनी हार का बदला लेने के लिए अपनी सेना को और मजबूत बनाया और तराइन के मैदान में दूसरी बार युद्ध करने का फैसला किया। गौरी की सेना में बड़ी संख्या में घुड़सवारों और कुशल योद्धाओं का समावेश था। उसने अपनी सेना को 4 भागों में विभाजित किया ताकि पृथ्वीराज चौहान की सेना को घेर लिया जा सके। पृथ्वीराज चौहान ने गौरी की योजनाओं को भांप लिया था और उन्होंने भी इस युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार थे। उन्होंने अपने साम्राज्य के विभिन्न राजाओं और सरदारों से सहायता मांगी और अपनी सेना को इकट्ठा किया। युद्ध की शुरुआत में दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। गौरी की सेना के घुड़सवारों ने पृथ्वीराज चौहान की सेना पर लगातार हमले किए, लेकिन पृथ्वीराज चौहान की सेना ने भी बहादुरी के साथ सामना किया। युद्ध के दौरान पृथ्वीराज चौहान ने अपनी असाधारण वीरता और युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने हाथों से कई शत्रुओं को मार गिराया और अपनी सेना का हौसला बढ़ाया। हालांकि गौरी की सेना की विशाल संख्या के कारण पृथ्वीराज चौहान की सेना पर दबाव बढ़ता चला गया। युद्ध के अंत में पृथ्वीराज चौहान की सेना को पराजित कर दिया गया। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार उनके साम्राज्य के लिए एक बड़ा झटका था। इस युद्ध के बाद उत्तर भारत में मुस्लिम शक्ति का विस्तार हुआ और गौरी ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा किया। पृथ्वीराज चौहान द्वारा शब्दभेदी बाण से मोहम्मद गौरी का वध। पृथ्वीराज रासो का दावा है कि पृथ्वीराज को एक कैदी के रूप में गजनी ले जाया गया और अंधा कर दिया गया।
यह सुनकर उनके दरबारी तथा मित्र कवि चंद बरदाई ने गजनी की यात्रा की और मोहम्मद गौरी से मुलाकात की। मोहम्मद गौरी ने चंद बरदाई से पृथ्वीराज चौहान की अंतिम इच्छा पूछने के लिए कहा, क्योंकि चंद बरदाई और पृथ्वीराज आपस में मित्र थे। पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चलाने में माहिर थे। मोहम्मद गौरी को इस बात की जानकारी दी गई, जिसके बाद उसने कला प्रदर्शन के लिए इजाजत दे दी। पृथ्वीराज चौहान को जहां पर अपनी कला का प्रदर्शन करना था, वहां पर मोहम्मद गौरी भी मौजूद था। पृथ्वीराज चौहान ने चंद बरदाई के साथ मिलकर मोहम्मद गौरी को मारने की योजना पहले ही बना ली थी। महफिल शुरू होने वाली थी, तभी चंद बरदाई ने एक दोहा कहा, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को संकेत देने के लिए इस दोहे को पढ़ा था। इस दोहे को सुनने के बाद मोहम्मद गौरी ने जैसे ही शाबाश बोला, वैसे ही अपनी आंखों को गवा चुके पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को अपने शब्द भेदी बाण से मार दिया। हालांकि सबसे दुख की बात यह है कि इसके बाद पृथ्वीराज चौहान और चंद बरदाई ने दुर्गति से बचने के लिए एक दूसरे को मार दिया। ऐसे पृथ्वीराज ने अपने अपमान का बदला ले लिया। पृथ्वीराज के मरने की खबर सुनने के बाद संयोगिता ने भी अपनी जान दे दी। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच पहला युद्ध 1151 ईस्वी में तराइन के मैदान में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को पराजित किया था। हालांकि दूसरा युद्ध 1152 ईस्वी में तराइन के मैदान में ही हुआ था, जिसमें गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था। युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान को गौरी ने बंदी बना लिया था। बाद में गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को मार डाला। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु का सही कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उन्हें गौरी के आदेश पर मार दिया गया था। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु से उत्तर भारत में राजपूत शासन को एक बड़ा झटका लगा। उनकी मृत्यु के बाद मुस्लिम शक्ति का विस्तार हुआ और गौरी ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा किया। हालांकि पृथ्वीराज चौहान की वीरता और साहस आज भी भारतीय इतिहास में उन्हें एक सम्मानित स्थान दिलाते हैं। पृथ्वीराज चौहान से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां। पृथ्वीराज चौहान का जन्म चौहान वंश के क्षत्रिय राजा सोमेश्वर चौहान और कर्पूर देवी के घर हुआ था। वह उत्तर भारत में 12वीं सदी के उत्तरार्ध में अजमेर, अजय मेरू और दिल्ली के शासक थे। विभिन्न मतों के अनुसार पृथ्वीराज के जन्म के बाद पिता राजा सोमेश्वर ने अपने पुत्र के भविष्य फल को जानने के लिए विद्वान पंडितों को बुलाया। जहां पृथ्वीराज का भविष्य फल देखते हुए पंडितों ने उनका नाम पृथ्वीराज रखा। बाल्यावस्था से ही उनका बड़ा वैभवपूर्ण वातावरण में पालन पोषण हुआ। 5 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज ने अजय मेरू, वर्तमान में अजमेर में विग्रहराज द्वारा स्थापित सरस्वती कंठाभरण विद्यापीठ से, वर्तमान में वो विद्यापीठ 2.5 दिन का झोपड़ा नामक एक मस्जिद है, से शिक्षा प्राप्त की। सरस्वती कंठाभरण विद्यापीठ में उन्होंने शिक्षा के अलावा युद्ध कला और शस्त्र विद्या की शिक्षा अपने गुरु श्री राम जी से प्राप्त की थी। 11 वर्ष की कम उम्र में पृथ्वीराज ने अपने राज्य का सिंहासन संभाला था। महान कवि चंद बरदाई की काव्य रचना पृथ्वीराज रासों में उल्लेख किया गया है कि पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चलाने, अश्व व हाथी नियंत्रण विद्या में भी निपुण थे। पृथ्वीराज चौहान की सेना बहुत ही बहादुर थी, जिसके कारण उनको हरा पाना मुश्किल था और उनकी सेना में 300 हाथी और 3 लाख से अधिक सैनिक की विशाल सेना में अनेक घुड़सवार थे। पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही तीर कमान और युद्ध कला सीखी और उसमें निपुण हो गए। उनके बारे में एक और कहानी कही जाती है कि पृथ्वीराज चौहान इतने बलवान थे कि बचपन में उन्होंने बिना किसी हथियार के शेर का जबड़ा चीर दिया था। नमस्ते सभी दोस्तों, मैं वैदिक विजन्स के चैनल पर स्वागत करती हूँ। हमारे चैनल पर हम वीर योद्धाओं और बहादुर व्यक्तियों पर वीडियो बनाते हैं जो हमारे इतिहास में महत्वपूर्ण हैं। हम इसमें उनकी कहानियों को प्रस्तुत करते हैं ताकि आप लोग उनके बारे में अधिक जान सकें। तो कृपया हमारे चैनल वैदिक विजन्स को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।